में रहते हुए कभी आपको लगा कि आपकी आत्मसम्मान को ठेस पहुंची? एक बार तो लाठीचार्ज हुआ पुलिस का लखनऊ में ही, हजरतगंज में। हमारा हाथ भी टूट गया, पैर भी टूट गया हमारा। हमें तब जरूर खराब लगा। उत्तर प्रदेश में एक ऐसा व्यक्ति जो जनता के द्वारा धूल दूषित किया गया, वो व्यक्ति वाल्मीकि जी के लिखे हुए रामायण और गोस्वामी तुलसीदास जी जो आज से 509 वर्ष पूर्व लिखा हो, उस पर सवाल उठा। सबसे भ्रष्ट नेता इतने हैं भ्रष्ट कि उसमें मैं कभी छांट नहीं पाया हूँ ज्यादा। फिर भी सर एक नाम बहुत चर्चाएं हुई हैं संभल को लेकर के, विपक्ष का तमाम एलिगेशन था, तो सर उस पर आपका क्या राय है? ईंटें पत्थर चले हैं, लोगों की दुकानें जली हैं। आप ये कैसे कह सकते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस? कि संभल में ही एक ऐसे मंदिर को खोजा कि जो 46 ईयर से वो बंद पड़ा रहा। मंदिर को बंद कराने वाले लोग कौन? वहाँ 7 फैमिलियाँ एक अलग समुदाय की रहती थी। वो 7 फैमिली आखिर आज कहाँ है? जात धर्म पर सबसे ज्यादा राजनीति करने वाला नेता लालू यादव। तो समाजवादी पार्टी के साथ भी रहे हैं और अब मुख्यमंत्री जी के पार्टी के साथ हैं, तो आपका जो अच्छा अनुभव है इस पार्टी के साथ रहा है? न्यूज टेल संवाद के पहले पॉडकास्ट में आप सभी दर्शकों का मेरा यानी मधुमिता का नमस्कार। दोस्तों, वर्तमान की राजनीति को आप कैसे देखते हैं, कैसे समझते हैं? मेरे ख्याल से इसे समझना काफी मुश्किल है। सच क्या है जो आप देखते हैं या कुछ और? वैसे आप सभी लोग जानना चाहेंगे कि वर्तमान के लोकतंत्र में आखिर क्या हो रहा है। आज उत्तर प्रदेश की राजनीति और साथ ही देश के लोकतंत्र को बेहद ही करीब से समझेंगे, परखेंगे। और आज इसीलिए हमने इनवाइट किया है राजनीतिक गलियारों के सबसे चर्चित चेहरे को, रायबरेली जनपद के सबसे हॉट सीट ऊंचाहार के विधायक और जनता के प्रतिनिधि मनोज पांडे जी को। सर बहुत बहुत स्वागत है न्यूज टेल 7 मीडिया में आपका। नमस्कार, आपको भी बहुत धन्यवाद। बहुत हमारी शुभकामनाएं आपके चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद सर। शुरुआत करते हैं आपके जीवन से। तो सर कुछ बताइए हमारे दर्शकों को कि आपका जीवन कैसा रहा, आपकी एजुकेशन क्या रही, बाकी चीजें सर। नहीं, एक सामान्य परिवार में हमारा जन्म हुआ। फादर हमारे डॉक्टर थे और हमने BA MA और उसके बाद PhD एजुकेशन में हमने ली। एक छोटी सी घटना में जब मैं पढ़ ही रहा था तो राजनीति में आ गया, एक छोटी सी घटना में। और लगभग हमारा 30 साल का राजनीतिक करियर है, सामाजिक और राजनीतिक करियर। 1995 में मैं पहली बार रायबरेली का नगर पालिका अध्यक्ष लड़ा, फिर 2000 में लड़ा और 2000 में भी हमने चुनाव को जीता। रायबरेली की उसमें बड़ी हॉट सीट मानी जाती थी, कांग्रेस का जलजला हुआ करता था। बिल्कुल बिल्कुल। और लोग कहते थे कांग्रेस में जिसे टिकट मिल जाता है उसी को लोग माला पहना देते थे। लेकिन रायबरेली की सम्मानित जनता ने हमें मौका दिया काम करने का और हमें खुशी है कि रायबरेली के नगर पालिका अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हुए पूरे प्रदेश का स्टेट म्युनिसिपल बोर्ड का भी मैं अध्यक्ष हुआ। पूरे प्रदेश की 534 नगर पालिका के अध्यक्षों और नगर पंचायतों के अध्यक्षों ने हमें अपना अध्यक्ष बनाया और ये कॉन्स्टिट्यूशनल पद है, एक्ट में उसका प्रोविजन है। और नगर पालिकाओं में रहते हुए हमें बहुत काम करने का अवसर मिला। उस समय एक नगर पालिका अधिनियम 1916 की नई एक धारा थी जिसमें नो कॉन्फिडेंस मोशन आता था। पब्लिक से चुनाव होता था परंतु उसमें कुछ मेंबर्स बहुमत से चेयरपर्सन को हटा देते थे। और उस समय हमने एक जब बैठक की पूरे प्रदेश के अध्यक्षों की, और प्रदेश के उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी थे और नगर विकास मंत्री आदरणीय लालजी टंडन जी थे, उनको बुलाया। उन्होंने इस विषमता को समझा और हमारी मांग पर उसे हटाया। और बल्कि मैं ये कह सकता हूँ कि लोकल बॉडी में जितना काम उस समय आदरणीय लालजी टंडन जी ने, स्वर्गीय लालजी टंडन जी ने और राजनाथ सिंह जी ने किया, ये कभी नहीं हुआ। भारत में एक संविधान संशोधन आया था 73 और 74 जिसमें उसके आर्टिकल A और B और C में कल्पना की गई थी कि ये एक तीसरी गवर्नमेंट होगी और इनको इतने अधिकार दिए जाएंगे और जिससे अच्छा जनता का काम कर सकें। 73 और 74 संशोधन एक अर्बन के लिए था, एक रूरल के लिए था। उसकी बहुत सारी चीजें स्टेट में लागू नहीं थी, लेकिन हमारी मांग पर तमाम अधिकारियों के जो हस्तक्षेप थे, एक लोकल बॉडी गवर्नमेंट है, वो हटाए गए। तो उसमें भी हमें काम करने का अवसर मिला। 2004 से 7 माननीय नेताजी के साथ स्टेट मिनिस्टर रहने का हमें सौभाग्य मिला। 7 डिस्ट्रिक्ट सुल्तानपुर से मैं विधानसभा का चुनाव लड़ा
12, 17 और 22 ऊंचाहार से लड़ा, जहाँ की ऊंचाहार की सम्मानित हमारी जनता ने तीनों बार हमें, जब से ऊंचाहार बना, हमें विधायक बनाने का वहां से भी काम किया। और 12 से 17 कई महत्वपूर्ण विभागों में और खासकर किसानों से जुड़ा कृषि मंत्रालय हमारे पास रहा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी रही, आईटी रहा, वैकल्पिक ऊर्जा रहा, धर्मार्थ रहा। ऐसे विभागों में काम करके जनता को अपनी सेवाएं देने का अवसर मिला। सर, आज आप 30 सालों से राजनीति में हैं, एक बहुत बड़ा समय रहा है, काफी चुनौतियां भी आई होंगी। निश्चित रूप से संघर्षों की एक लंबी फेहरिस्त है हमारे जीवन की, और उसमें हम बात करेंगे तो लंबा समय लग सकता है। लेकिन मेरा मानना है कि जब कोई जनता के लिए अच्छे मन से काम करेगा तो चुनौतियां आएंगे, और हम पर कुछ ज्यादा ही चुनौतियां आई। उन चुनौतियां कहीं दुख देने वाली थी, कहीं कष्ट पहुंचाने वाली थी, कहीं हमको व्यक्तिगत क्षति पहुंचाने वाली थी। लेकिन चुनौतियों का सामना किया और जीवन का मकसद एक रखा कि राजनीति में हम इसलिए नहीं आए कि हमको अपनी आय, धन या पेट पालने के लिए आए हैं, बल्कि हम इसलिए आए हैं कि जो समाज के अंतिम पायदान पर बैठा व्यक्ति है, जिसे इंसाफ और न्याय नहीं मिल पाया, उसे हम कैसे इंसाफ और न्याय दें, एकरूपता कैसे आए, समता कैसे आए, गैर बराबरी कैसे खत्म हो। समाज में हिंसा फैलाना, विध्वंस फैलाना और नफरत फैलाना तो बहुत आसान काम है, लेकिन समाज को मिलाना ये कठिन चुनौती रहती है। उस पर लंबे समय तक काम किया, और हमें खुशी है कि उत्तर प्रदेश का कोई गांव नहीं होगा, कोई न्याय पंचायत नहीं होगी जहां हमें जाने का और काम करने का अवसर नहीं मिला जी। और उत्तर प्रदेश जो एक बहुत बड़ा राज्य है, लेकिन इससे 3 बार हमें पूरा राउंड करने का, जाने का, लोगों से मिलने का अवसर मिला इस अपने राजनीतिक जीवन में। और कभी हमने अन्याय के साथ खड़े होने का काम नहीं किया। अन्याय के सामने हमने अपने जीवन में कभी घुटने नहीं टेके, न्याय के साथ खड़ा रहा और अपनी जो विचारधारा रही, उस अपनी विचारधारा से हमने कभी कोई समझौता अपने राजनीतिक लाभ और हानि के लिए नहीं किया। ये हमारा इतिहास भी है। अपना आदर्श किसे मानते हैं सर? देखिए, हम आदर्श अपना मानते हैं, उसमें कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। आदर्श हमारा है सिद्धांत और विचारधारा है कि हम जिसके लिए आए हैं जनता के बीच में, और जनप्रतिनिधि कहलाते हैं, तो हमारी विचारधारा जो है वही आदर्श के रूप में परिवर्तित हो जाती है कि हमें लोगों को न्याय दिलाना है, लोगों के जो अधिकार हैं वो उन्हें दिलाने हैं। जो मूलभूत नीड है एक आम आदमी तक, अगर उसको कहीं रुकावट आ रही है अधिकारी या कहीं उसके तमाम तरीके कानूनी अड़चन आ रही, तो उसको हम किसी तरह बाधा को पार करके एक जरूरतमंद को उसकी आवश्यकताएं तक हम उसको पूरी कराएं। यही हमारा आदर्श है, हमारी यही विचारधारा है। और आदर्श हम भगवान प्रभु राम को मानते हैं। प्रभु राम ही हमारे आदर्श है, और भारत में रहने वाले 115 करोड़ लोग और भारत की जो परंपरा रही है, और मैं आपको रोक करके कह देना चाहता हूँ, ये देश है जो भारत प्रभु राम की मर्यादाओं से ही जाना जाता है विश्व में। जहाँ लोग कहते हैं कि पत्नी होनी चाहिए तो माँ सीता की तरह होना चाहिए, भाई का प्रेम और रिश्ते निभाने को अगर देखना चाहिए तो भरत और लक्ष्मण की उपमा देते हैं लोग। और अत्याचारी की बात होती है और धर्म से अलग हट करके काम करने की बात होती है तो लोग रावण का वर्णन करते हैं। जी। तो भारत प्रभु राम के आदर्शों पर, और रामचरितमानस केवल एक पुस्तक नहीं है, जीवन जीने की एक स्पष्ट पद्धति है। मैं समझता हूं कि अगर रामचरितमानस के हम उस पुस्तक का 10% भी अपने जीवन में आत्मसात कर लें तो हम कभी गलत रास्ते पे नहीं जा सकते। बिल्कुल। तो इस तरह से सर तो पति राम जैसा भी होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए। मेरा मानना है कि हम जो अपेक्षा करते हैं पुरुष लोग, हमको वैसा ही अपने परिवार में भी वैसे ही खरा उतरना चाहिए। मैं इसका पक्षधर हूँ। आधी आबादी है, उस आधी आबादी के बिना न व्यक्ति का जीवन पूर्ण है और न देश कभी पूर्ण हो सकता है। लेकिन सर रामचरितमानस हर सनातन धर्म में हर व्यक्ति लगभग पढ़ता है और जानता है थोड़ा बहुत, लेकिन उनके सिद्धांतों को, उनके विचारों को
क्यों नहीं उतार पा रहा व्यक्ति, और जानते हुए कि ये सच है और ये अच्छी चीज है? नहीं, देखिए दो चीजें, कभी कभी लोग सच को सच जानते हुए भी अपने निजी स्वार्थों के लिए, अपने निजी लाभ के लिए उसे जी। असत्य करार देते हैं। और ये परीक्षाएं कोई आज से नहीं है, त्रेता से लेकर के द्वापर और द्वापर से लेकर कलयुग तक ये परीक्षाएं ऐसे लोगों की रही। हम लोग सोचते हैं जब भगवान राम जो साक्षात ईश्वर थे और ब्रह्मा विष्णु महेश जिनकी हम बात करते हैं, उनके ही एक अवतार थे, उन्हें भी तो परीक्षा देनी पड़ी। एक ऐसी परीक्षा जिसका वर्णन करेंगे तो टाइम लगेगा, लेकिन रामचरितमानस में उसका वर्णन है। तो उनको भी तो असुरों से लड़ना पड़ा, उन्हें भी तो 14 साल वनवास में रहना पड़ा। तो दो तरीके के विचारधारा के लोग होते हैं, जो सच को सच मानते हुए भी अपने निजी स्वार्थों के लिए स्वीकार नहीं करते, लेकिन सच को स्वीकार करना चाहिए। भारत इसलिए नहीं जाना जाता कि दुनिया का बहुत बड़ा क्षेत्र है और बहुत बड़ी जनसंख्या है, इसलिए भी नहीं जाना जाता कि हमारी बहुत मजबूत सेना है, इसलिए भी नहीं जाना जाता कि हम आर्थिक रूप से बहुत मजबूत देश हैं। भारत अपनी परंपराओं, अपने संस्कारों, अपनी विचारधारा और जो विराट विरासत है हमारी, हमारा जो कि इतिहास है, जी उस इतिहास के कारण भारत जाना जाता है। सर, आखिरी बार आपने रामचरितमानस पाठ कब किया था? और रोज सबसे करते अच्छा हैं। कांड कौन सा लगता है? आज सुबह भी मैं करके आया हूँ सुंदरकांड, और मैं प्रतिदिन सुंदरकांड करता हूँ। अच्छा, ये रूटीन है ये आपका? रूटीन करता हूँ, पिछले बहुत बढ़िया 30 सर। सालों से मैं करता हूँ और करता भी हूँ, और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि मनुष्य योनियों मनुष्य में जन्म लिया है, मैं ज्यादा से ज्यादा उसको आत्मसात कर सकूं, इसके लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना भी करता हूँ। ओके, तो सर जब मॉर्निंग में आप उठते हैं तो खुद को एक टारगेट देते होंगे कि आज मुझे ये वर्क करने हैं और कंप्लीट भी करने हैं, उसमें रामचरितमानस भी आपका इंक्लूड है कि पाठ करना नहीं, है? वो जो हमारे कार्यों में रहता है, हमें किसका भी हैंडपंप लगाना है, कौन सी रोड हमें बनवानी है, कौन सी ड्रेन है जिसकी खुदाई न होने के कारण किसानों को पानी नहीं पहुंच पा रहा है, कौन सा क्षेत्र भी ऐसा है जहां पर 2 पोल टूटे हुए हैं, वो काश जल्दी लग जाते हैं। अभी किस गांव का कौन सा गरीब व्यक्ति है जो कच्चे मकान में रह रहा है, उसे आवाज देना है। अभी वो कौन सा अंतिम गरीब व्यक्ति है जो आज भी वो पेंशन, उसे विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन या इत्यादि जो सरकारी योजनाएं हैं उसे नहीं पहुंच पाई। कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसे थाने और तहसील से भी न्याय नहीं मिल पा रहा। ये हमारे कार्यों की ओरीता होती है। अपने क्षेत्र का डेवलपमेंट हमें अभी कहाँ और कराना है, कहाँ भी विकास की किरणें नहीं पहुंच पाई, ये हमारे कार्यों की ओरीता रहती है। धर्म हमारी आस्था का विषय है, तो धर्म और अपने शरीर पर, अपने उस पर जो हमें समय देना है वो हमारे इन कार्यों में इंक्लूड नहीं रहता। हम उठते हैं सुबह, पूजा करते हैं, योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं प्रतिदिन, लेकिन हमारे लिए जो प्राथमिकता है वो प्राथमिकता हम जिसके लिए हमें ईश्वर ने मौका दिया है, जनता, आम लोगों के हम कितना काम आ सके, यही हमारी प्राथमिकता होती है। उन्हीं कार्यों को नोट करते हैं और उसी पर संघर्ष करते हैं दिन भर कि इसमें ज्यादा से ज्यादा हम आउटपुट ला सकें और लोगों के कार्य करा सकें। सर, अक्सर देखा जाता है कि जो जनता की समस्याएं होती हैं सुनी नहीं जाती हैं, लेकिन जैसे आप देख रहे हैं कि आप जनता को प्राथमिकता देते हैं, किस तरह की उनकी समस्याओं को समझते हैं, जानते हैं, खुद उनके बीच जाते हैं या फिर कहीं से जानकारी मिलती है फिर आपको जानकारी होती है? नहीं, हमारा एक नियमित रहता है कि मैं महीने में कैबिनेट मंत्री रहते हुए 2-2 बार, और ये आप हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में किसी से पूछेंगे पक्ष और विपक्ष तो वो आपको बता देगा। प्रदेश की स्थापित राजनीति में मैं रहा हूँ हरदम। मैंने हरदम अपना ये बना रखा कि मैं 15 दिन कम से कम अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में रहता हूँ। कॉन्स्टिट्यूंसी में ये भी नहीं कि कहीं बैठता हूँ। 7, 8, 10, 15 और 20 तक ग्राम पंचायतें और गांव मैं प्रतिदिन जाता हूँ। जब मैं रहता हूँ उन दिनों में चौपाल लगाता हूँ, जनता से सामूहिक रूप से समस्याएं पूछता हूँ, उन्हें नोट करता हूँ और अधिकारियों को से उनको कैसे हो इस पर प्रयास और उनको निर्देश देता हूँ। ओके सर। सर, किताबें पढ़ने का शौक है आपको? बिल्कुल है, अभी भी बहुत थोड़ी पढ़ पाते हैं, लेकिन व्यस्तता कारण जितनी पढ़नी चाहिए नहीं पढ़ पाता। कौन सी किताबें पढ़ना पसंद, किस तरह नहीं, की? हमारा अधिकतर हमने जो अपने जीवन में कहा हमने कि रामचरितमानस ही पढ़ते हैं, वेद पढ़ते हैं, पुराण पढ़ते हैं, विवेकानंद को हमने, हमारी लाइकिंग है, उनको मैं पढ़ता हूँ। ओके। विनोबा भावे को मैं पढ़ता हूँ, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को मैं पढ़ता हूँ। तो ऐसे तमाम लोग हैं जो हमारी पसंद में हैं, जिनके कार्य हैं उनको मैं पढ़ता भी रहता हूँ। माखनलाल चतुर्वेदी की लाइनें वो याद है, फूलों को लेकर जो लिखा था? याद तो नहीं है, लेकिन हमने पढ़ा है और लंबा समय हो गया उनको पढ़े हुए। तो आज के जो युवा है उनको कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए?
नहीं, जो यूथ है एजुकेशन में है उसे तो पहले अपना टारगेटेड, वो जिस क्लास या जिस ट्रेड में, अगर वो एमबीए कर रहा तो एमबीए संबंधित, बीबीए कर रहा बीबीए संबंधित, बीटेक एमटेक कर रहा तो उससे संबंधित नहीं, उसकी सब्जेक्ट के प्राथमिकता अलावा, होनी चाहिए। सब्जेक्ट के अलावा सर। उसके अलावा उसे सबसे पहले अपने माता पिता को पढ़ना चाहिए कि उनके माता पिता ने किन आदर्शों पे चल करके और उनको यहाँ तक लाने का काम किया। हमारे यहाँ भारत की संस्कृति और सभ्यता और हमारे पुराण के 9वें अध्याय में कहा जाता है कि सबसे पहले हमको अपने माता पिता का अनुसरण करना चाहिए, वही हमारे सब कुछ है। फिर हमको अपने इतिहास को देखना चाहिए। भारत का हमने पहले भी आपसे कहा कि एक बहुत गौरवशाली इतिहास रहा, और ये हमने नहीं, दुनिया के बहुत बड़े बड़े विचारकों ने कहा अगर किसी देश को कमजोर करना है तो सबसे पहले उस देश की संस्कृति और सभ्यता को कमजोर कर दीजिए। मुगलों ने जब इस देश पर हमला किया था तो उन्होंने हमारी संस्कृति और सभ्यता पर हमला किया था, और अगर आप देखें तो अंग्रेज भी जब देश में आए तो उन्होंने सबसे पहले हमारी जो संस्कृति थी, सभ्यता पे हमला किया। यूथ को चाहिए कि अपने हमारे जो विराट हमारा इतिहास है उस इतिहास को हम जरूर पढ़ें। संस्कार और शिक्षा, ये दोनों एक जुड़े हुए शब्द हैं। बिना संस्कार के एजुकेशन का भी बहुत महत्व नहीं है। संस्कार रहित एजुकेशन ठीक वैसे है जैसे व्यक्ति की दो आंखों में से एक आंख काम ना कर रही हो। संस्कार के साथ एजुकेशन चलेगी तो निश्चित रूप से उसको आगे अपने जीवन में प्रगति के मार्ग प्रशस्त होंगे। लेकिन संस्कार तो मुझे लगता है पूरी तरह से खत्म हो गए हैं। चरण यहाँ छुए जाते हैं सर, और जो युवा है आज के तौर पर नमस्ते भी करना मुनासिब नहीं समझते, मुझे लगता है ऐसा। नहीं, मुझे लगता है कि अभी ऐसा नहीं है जैसा आप कह रही हैं। ये जो अभाव है, ये अभाव अगर हम लोगों ने अच्छे से दिए बच्चों के अंदर, और हम स्वयं भी ऐसा आचरण कर रहे हैं, इसलिए कि गुरु की जो परंपरा रही गुरुकुल से लेकर के, और आज हम उसको टीचर कह सकते हैं, प्रोफेसर कह सकते हैं, तो गुरु परंपरा की वो परिपाटी से वो आ रहे हैं। अगर गुरु अपने बच्चे के ऊपर जो सीधे उसको एक अच्छी लाइफ में भेजता है, संस्कार देता है, अगर वो अच्छे से पढ़ा रहा है और माता पिता के संस्कार अच्छे हैं तो आज भी बच्चे संस्कारित हैं। हमारी आपकी जिम्मेदारी है, समाज की ये जिम्मेदारी है कि हम उसे अपने बच्चों में डालने का प्रयास करें, उनको उस रास्ते पे चलाने का काम करें। उसका जिम्मेदार केवल अकेले बेटा नहीं हो सकता, उसकी जिम्मेदारी हमको और आपको भी लेनी होगी। बिल्कुल सर। सर, पार्टी में रहते हुए कभी आपको लगा कि आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची हो? हाँ, बिल्कुल लगा। देखिए, हमने आदरणीय स्वर्गीय नेताजी के साथ काम किया है। संघर्षों का जीवन रहा। बिल्कुल। 27 बार पॉलिटिकल तरीके से हमको जेल जाना पड़ा। कभी किसान की समस्या को लेकर के, कभी नौजवान की समस्या को लेकर के, कभी स्टूडेंट की समस्या को लेकर के, सड़कों पर भी संघर्ष किया। एक बार तो बहुत लाठीचार्ज हुआ पुलिस का लखनऊ में ही, हजरतगंज में। हमारा हाथ भी टूट गया, पैर भी टूट गया हमारा। लेकिन हमारी लड़ाई आम जनता के लिए थी। मेरे ऊपर कभी ये आरोप नहीं है कि हमने किसी को फूल की डंडी से भी किसी को मारा हो और उसको एक बूंद खून निकल आया हो। ये मेरे ऊपर आरोप नहीं, मेरे राजनीतिक जीवन में पूरे एक भी सिंगल। लेकिन जनता के लिए मैंने लड़ाई लड़ी। और लेकिन जिस समाजवाद की परिकल्पना डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और छोटे लोहिया, आदरणीय स्वर्गीय जनेश्वर मिश्र जी, मोहन सिंह जी, मधुकर दिघे जी, मधुलिमे जी, ब्रजभूषण जी ने की थी, तो हम तो लोगों से पूछते हैं कि क्या यही समाजवाद की परिकल्पना है जो आज हो रहा? समाजवाद समाज को जोड़ने के लिए, एकरूपता लाने के लिए शब्द बना था। समाज को जात के अंदर जात को ढूंढने के लिए समाजवाद नहीं बना था। अपमान या ठेस की आपने स्वाभिमान की बात कही, तो राजनीति में खट्टे मीठे अनुभव होते हैं, हम उस पर बहुत नहीं जाना चाहते, लेकिन हमें तब जरूर खराब लगा। भारत का कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 229 हर धर्म को माने जाने की स्वायत्ता प्रदान करता है। कॉन्स्टिट्यूशन पल्लवित और पोषित करता है कि किसी के धर्म पे कोई किसी की आस्था पर खिलवाड़ नहीं करेगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में एक ऐसा व्यक्ति जो जनता के द्वारा धूल दूषित किया गया हो, जिसे लोकतंत्र ने कई बार जवाब दिया हो, जिसे कई बार हमारे यहाँ उच्चार की जनता ने हराया हो, वो व्यक्ति गोस्वामी तुलसीदास के वाल्मीकि जी के लिखे हुए रामायण और उसको
हिंदी में परिभाषित करने वाले गोस्वामी तुलसीदास जी, जो आज से 509 वर्ष पूर्व लिखा हो, उस पर सवाल उठाए। भारत वो देश है जो संस्कारों का देश है, जहां रामचरितमानस को जलाया जाए, प्रभु राम को कल्पना का व्यक्ति बताया जाए, माँ गंगा को एक नाले के रूप में बताया जाए, माँ सीता और माँ दुर्गा के लिए अशब्दों का प्रयोग किया जाए। तो ये देश के प्रमुख चैनलों ने चलाया। मैंने इसका समय रहते और ठीक समय पर उसी समय मैंने इसका विरोध किया। धर्म हमारे आस्था का विषय है, बिल्कुल। सेवा हमारे कर्म क्षेत्र का विषय है। हम सेवा में कभी कोई जाति नहीं देखते। आप कभी ऊंचा हार जाइएगा तो आप देखिएगा, हमने सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति को लगाने के लिए हमें गोली लगी। लोग चाहते थे कि ना लगे, हमें गोली लगी, हमारा एक साथी मारा गया, लेकिन हमने सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो इतिहास था, उनकी जाति नहीं देख करके हमने उनकी मूर्ति को स्थापित किया। हमने झलकारी बाई, जब कभी आप रायबरेली में प्रवेश करेंगे तो आपको एक बहुत सुंदर और बहुत भव्य आपको झलकारी बाई की मूर्ति मिलेगी, उसमें हमारा नाम लिखा मिलेगा। अंदर जाएंगे आपको तो वीरापासी द्वार मिलेगा। हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जाएंगे तो भी आपको सरदार पटेल, राणा बेनी माधव, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, माहेपासी किला, इन पर मनोज पांडे के कार्यों को दिखाई देंगे। तो जातियों के नाम पर व्यक्ति को नहीं बांटना चाहिए। भारत में जब तक आप एक हैं तब तक आपकी ताकत है। बिल्कुल। और जब कहा जाता है कि कलयुगे संघे शक्ति, तो हम जात के नाम पर बट करके देश को कमजोर कर सकते हैं, लेकिन देश को कुछ दे नहीं सकते। अभी अलग बात है कि राजनीति में दो रास्ते होते हैं, एक कठिन और बड़ा रास्ता होता है जिसमें संघर्ष भी है और समय भी लग सकता है, बिल्कुल। लेकिन वो सीधा रास्ता है, ईमानदारी का रास्ता है। कुछ लोग जब उन रास्तों पर चलने में अपने को नाकामयाब पाते हैं तो छोटे रास्ते से राजनीति में पहुंचना चाहते हैं और वो फिर जातियों का सहारा लेते हैं। ये देश के लिए खतरनाक है, देश के डेमोक्रेसी के लिए भी खतरनाक है। आपने अभी कहा कि जात को बांटने का काम नहीं करना चाहिए, एक रहेंगे तो एक ठोस मजबूती बनी रहेगी। योगी जी का एक बयान था, बटेंगे तो कटेंगे। वही मोदी जी का जो बयान था, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। शब्द अलग अलग हो सकते हैं लेकिन भावना तो एक ही है। नहीं तो ये जो बांटने की बात योगी जी ने कही थी, किस चीज को बांटने की बात कही थी? इस पर विपक्ष बहुत ज्यादा बोला था, प्रहार भी किया था। जैसे हम आप यहाँ बैठे हुए हैं, तो अगर आप दो लोग हमारे साथ नहीं तो मैं अकेला हूँ, मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर आप दो लोग भी हमारे साथ खड़े हैं तो हमारी हिम्मत बढ़ी रहेगी और जिस हम टारगेट पे चले हैं उस पर हम जरूर सफल होंगे। तो ऐसे ही है कि हम सब लोगों को एक रहना चाहिए, देश के लिए एक रहना चाहिए। ये तो मोदी जी का बयान था, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, लेकिन बटेंगे तो कटेंगे। मैंने कहा ना कि तभी तो हम सेफ हैं। अगर हम तीन लोग हैं तो आप हमारा बचाव करेंगे, अब हम अकेले हैं तो कोई भी कुछ करके चला जाएगा। तो इसलिए तो हमने कहा कि दो बहनें हमारे साथ बैठी हैं तो हम सेफ हैं। ओके, तो ये दोनों जो बयान थे वो एक दूसरे से मिले जुले हुए थे। हमारी सहयोगी है रुचि जी, वो भी आपसे सवाल करना चाहेंगी। रुचि जी। सर, आपने अभी कहा कि लोग राजनीति में जाने के लिए कभी-कभी छोटे रास्ते चुनते हैं। तो एक बहुत जो पूर्वज है या फिर कहें कि रामायण नहीं, महाभारत को देखते हुए एक शब्द बोला गया, शब्द नहीं सेंटेंस बोला गया है कि राजनीति एक मतलब सत्ताधारी बनने के लिए कल बल छल और शाम दंड भेद का इस्तेमाल होता है, तब कोई सत्ता में विराजमान होता है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? राजनीति और धर्म एक दूसरे के पूरक हैं। राजनीति में जब धर्म रहेगा तभी आप सेवा कर पाएंगे। भारत के 3 शंकराचार्यों ने इस बात की पुष्टि की है, वो कहा है कि धर्म के बिना राजनीति लंगड़ी है। तो मेरा ये मानना है कि राजनीति हो लेकिन धर्म समाहित रहेगा उसमें, तो वो शुद्ध भी रहेगी, पवित्र भी रहेगी और सच्चे रास्ते पर रहेगी। साम दंड भेद वो इसलिए कहा गया है कि आप अगर देखेंगे तो जिस महाभारत की आपने बात किया, वर्णन में बहुत टाइम लगेगा, लेकिन किसी का सहारा लेकर के किसी के ऊपर तीर चलाया गया, अगर आप उसकी बात करेंगे तो वो
ईश्वर ने एक रास लीला रची थी और उसमें उन्होंने बताया था कि हमको अगर कोई व्यक्ति इन रास्तों से चल रहा है तो उन रास्तों पर भी जाकर के जवाब देना पड़ेगा। तो दंड के अलग अलग तरीके के विधान है, जैसे सीआरपीसी आईपीसी में धाराएं हैं, कुछ में माफी होती है, कुछ में 500 रुपए का आर्थिक दंड होता है, किसी में 6 महीने की सजा, किसी में आजीवन कारावास की है। तो ठीक उसी तरीके से धर्म और राजनीति का भी आपस में जुड़ा हुआ और है। जो कल बल है, छल, नहीं, कल हमने बल कहा, हमने छल, आपने बल 3 तो चीजें कही, तो हमने आपसे कहा कि कभी कभी सेना, जब भारत की हमारी बहादुर सेना लड़ती है तो वो कभी 20 कदम अगर पीछे आती है तो कभी 200 कदम आगे भी जाती है। तो लड़ाई के अपने अपने तरीके होते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा सर, आज सदन से आप भी आ रहे हैं विधानसभा के। जो विधानसभा का शीतकालीन सत्र था वो काफी गर्माहट के साथ ही शुरू हुआ था। विपक्ष के तमाम आरोप हैं संभल को लेकर के। आज मतलब बहुत चर्चाएं हुई हैं संभल को लेकर के। विपक्ष का तमाम एलिगेशन था कि निर्दोषों के साथ कार्रवाई हुई है और किसी को गिरफ्तार कर लिया गया, इस तरह के तमाम एलिगेशन लगाए, जिसका माननीय मुख्यमंत्री जी ने अच्छे से जवाब भी दिया है। तो सर उस पर आपका क्या राय है? नहीं, दुखद है, संभल की घटना दुखद है। आपको सोचना चाहिए और राज्य को सोचना चाहिए, झगड़ा कराने वाले और करने वाले लोगों को सोचना चाहिए कि इस झगड़े में 28 पुलिसकर्मी हाथ को चोटें लगी हैं, गंभीर रूप से घायल हुए हैं। वो भी कहीं ना कहीं इसी उत्तर प्रदेश में रहने वाले हमारे और आपके परिवार से आते हैं। ईंटें पत्थर चले हैं, लोगों की दुकानें जली हैं, लोगों की बाइक और कारें जली हैं, लोगों का व्यवसाय ठप रहा है। तो जो लोगों ने भी इसको किया या कराया है, भारत का संविधान और भारत का कानून और उत्तर प्रदेश का कानून इसका परमिशन तो नहीं देता। आप ये कैसे कह सकते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस? जी। एक न्यायपालिका जो भारत के कई स्तंभ हैं, जिसमें आपका पत्रकारिता भी आती है, न्यायपालिका भी एक स्वतंत्र संस्था है जिसका सब सम्मान करता है और भारत के लोकतंत्र में तो उसका सर्वोच्च सम्मान है। और हम सब भारत की न्यायपालिका प्रणाली पर विश्वास करते हैं, नतमस्तक होते हैं। न्यायपालिका से अगर कोई आदेश हुआ तो उस आदेश के आगे अपील में जाने का, रिवीजन में जाने का तमाम कोर्टें बनी हुई हैं। अगर आपकी कोई सेशन कोर्ट से आप के खिलाफ ऑर्डर पास होता है, आप उसके खिलाफ आगे जा सकते हैं। आपके लिए माननीय उच्च न्यायालय के दरवाजे खुले हैं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दरवाजे खुले हैं। लेकिन आप ये कहें कि हम अगर न्यायालय का आदेश हुआ है इसे हम लाठी लेकर के रोकेंगे, तो भारत का संविधान, भारत उत्तर प्रदेश की सीआरपीसी आईपीसी इसकी इजाजत नहीं देती है। अब लोगों के, आपने आरोप की बात कही, तो आरोप तो बहुत है। आज मैं कह सकता हूँ, बड़ी पूरी गंभीरता से कह सकता हूँ कि संभल में ही एक ऐसे मंदिर को खोजा सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों ने कि जो 46 ईयर से 46 साल से वो बंद पड़ा रहा। क्यों बंद पड़ा रहा? मंदिर को बंद कराने वाले लोग कौन थे? कौन लोगों की साजिश थी? वहां पूजा बंद थी, नीचे उसके आगे दीवारें किसने चुनवाई? और उससे भी ज्यादा गंभीर बात है कि वहां 7 फैमिलियां एक अलग समुदाय की रहती थी। वो 7 फैमिली आखिर आज कहाँ है, इसकी खोज होनी चाहिए। जी। उनमें से 6 फैमिली के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही। मैंने आज सुबह भी कहा इस बात को, मीडिया में भी मैंने कहा और मैंने मुख्यमंत्री जी से भी कहा मिलकर के कि उस फैमिली वो कहाँ है, उनकी खोज होनी चाहिए। दूसरा, ये आप कैसे एक ऐसे देश में जहां पर एक खुद का संविधान है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, सबको अपने धर्म का मानने का अधिकार है, वहां पर 46 साल तक इतना प्राचीन मंदिर जिसका उल्लेख है ग्रंथों में, जी। वो ताला बंद रहा। तो सवाल तो ये भी बड़े हैं, प्रदेश के सामने आज सवाल है। और हमें लगता है कि इस तरह के और मंदिरों को भी खोजा जाना चाहिए जो किन्हीं कारणों से किसी दबाव में बंद किए गए और वहां पूजा अर्चना नहीं हो रही। बिल्कुल सर, योगी जी ने विपक्ष के तमाम आरोपों का पलटवार करते हुए कहा कि जैसे हिंदू के मोहल्ले से या मंदिरों से जो मुस्लिमों की कोई भी यात्रा होती है तो वो शांति से निकल जाती है, लेकिन मुस्लिमों के गली मोहल्ले से दंगा और ये फसाद क्यों हो जाता है? नहीं, सवाल यही है
कि अगर आप नारे देते हैं कि खीरों से वहीं साथ साथ खाएंगे तो करके भी दिखाना चाहिए। उन्होंने यही कहा कि मुहर्रम का जुलूस निकलता है और घनी हिंदू बस्तियों से निकलता है और हिंदू सम्मान पूर्वक श्रद्धा पूर्वक उसमें सहयोग करता है, लेकिन अगर किसी मस्जिद के सामने से भगवान शिव की शोभा यात्रा निकल रही है और पत्थर फेंके जा रहे हैं तो दोहरा आचरण कैसे चलेगा भारत में? ये तो नहीं चल सकता। जहां ये कहा जाता है कि हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, लेकिन ये समझौता तो नहीं हो सकता कि हम अपने धर्म से खिलवाड़ स्वीकार करें। मैंने तो समाजवादी पार्टी में रहते हुए और मेरी नाराजगी का बड़ा कारण ये था, मैंने 1000 मंचों से इस बात को कहा कि हम किसी के धर्म का मान नहीं कर सकते, ये अधिकार हमें नहीं है, हम सम्मान करते हैं, लेकिन शर्त हमारी यही है कि हम अपने धर्म के अपमान के को होते हुए भी नहीं देख सकते, उस शर्त पर कोई समझौता नहीं कर सकते। बिल्कुल। उन्होंने ये भी कहा कि बाबरनामा भी कहता है कि हरिहर मंदिर का ढांचा तैयार किया गया है। तो जो उल्लेख है, कोई आज तो लिखा नहीं गया बाबरनामा, तो कितने पहले लिखा गया है? तो अगर उसमें ये उल्लेख है तो चर्चा होनी चाहिए। बिल्कुल, चर्चा तो होगी इस बात की। बिल्कुल। अच्छा, मुख्यमंत्री जी बड़े दावे करते हैं कि दंगा युक्त प्रदेश बनाना है, तो फिर ये दंगाएं जो नहीं, दंगे दावे हो नहीं जा रहे हैं। करते, दावे नहीं करते, दावे नहीं करते। एनसीआरबी की जो रिपोर्ट है वो ना हमारी है, ना आपकी है, ना वो सपा की है, ना बसपा की है, ना भाजपा, ना कांग्रेस की है। जी, एनसीआरबी की जो रिपोर्ट है वो आंकड़ों और जो प्रदेश में स्थितियां उसी पर वो बात करती है। तो एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है कि दंगों में 97 से लेकर 99% तक की कमी आई। जी, दंगे नहीं हुए। नहीं, राज्य कैसे चला? मुजफ्फरनगर में क्या हुआ, मेरठ में क्या हुआ, हापुड़ में क्या हुआ, अमरोहा में क्या हुआ? क्या देश भूल जाएगा कितने लोगों की जानें गई? तो आज हम कह सकते हैं कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जहां इस देश को दुनिया के तीसरे सबसे बड़े आर्थिक मजबूत देश की श्रेणी में ले जाना चाहते हैं और ले जा रहे हैं, उन पर वो चल पड़े हैं और एक मजबूत सफलता भी उन्होंने प्राप्त किया है। बिल्कुल। भारत के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, क्या ये देश भूल सकता है कि हम किस तरीके से बाहर और अंदर जूझ रहे थे? एक तरफ जहां हमारी सीमाएं खतरे में थी, वहीं हमारे आंतरिक सुरक्षा का मामला उठा था। सोनभद्र जल रहा था, झारखंड जल रहा था, पश्चिम बंगाल जल रहा था, जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा था, श्रीनगर में क्या हो रहा था। आज जिस तरीके की नक्सलवादी घटनाएं रही हैं, मैं कह सकता हूं कि इस देश में गृह मंत्री के रूप में जो काम आदरणीय अमित शाह जी ने किया है, ये कल्पना क्यों नहीं की जा सकती? देश की आजादी के 65-70 साल तक, और जिसमें 45-50 साल तक एक पार्टी की सरकार केंद्र और राज्यों में रही है, उसने क्या किया नक्सलवाद पर? फिर हम अगर सवाल करें कि लिट्टे को किसने पैदा किया, हम सवाल करें कि खालिस्तान को किसने पैदा किया, तो आज उस पर भारत की सरकार ने काम किया। वहीं उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी कार्य कर रहे हैं और मानव जीवन में वही व्यक्ति जिंदा है, उसी को जिंदा माना जाएगा जो सच को सच बोलने की हिम्मत कर सके। तो बिल्कुल। ये काम किया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने। जी, बिल्कुल। सर, आपसे हम आखिरी सवाल ये पूछना चाहते हैं। आखिरी ना एकदम ना, हम आखिरी सवाल पूछना चाहते हैं आपसे कि आप समाजवादी पार्टी के साथ भी रहे हैं और अब मुख्यमंत्री जी के पार्टी के साथ हैं, तो आपका जो अच्छा अनुभव है किस पार्टी के साथ रहा है? लगा है कि हाँ, ये सरकार अब काम कर रही है, जैसे काम होना चाहिए प्रदेश में, वो सरकार कर रही है, समाजवादी पार्टी या फिर देखिए, बीजेपी? हमने कहा कि राजनीति में आने का पीछे अर्थ ये नहीं है कि हमें कुछ अपने लिए व्यक्तिगत चाहिए। मुझे उस दिन सबसे अच्छी नींद आती है जिस दिन हम ज्यादा गरीब और कमजोर के लिए काम कर लेते हैं और उस व्यक्ति को जो लंबे समय से न्याय से वंचित रहा हो, उसके लिए मैं कर लेता हूं। और ये बात मैं उतना ही सच बोल रहा हूं जितना कि सुबह सूर्य निकलेगा और रात्रि में चंद्रमा निकलेगा। तो मुझे लगता है कि हमने जिसके लिए हमको ईश्वर ने, परमपिता परमेश्वर ने भेजा है, मैं उस पर कुछ कदम आज आगे चल पाया और कुछ काम कर पाया। तो मेरा मानना है कि सबका साथ और सबका विकास ये केवल नारा नहीं है। मैं किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप पर नहीं जाता हूं, मेरे नेचर में नहीं है। लेकिन जब दुनिया
कोविड से जूझ रही थी। दुनिया के बहुत बड़े प्रगतिशील देशों ने घुटने टेक दिए, जी। तो भारत में एक ऐसा प्रधानमंत्री हुआ जिनको हम सब बड़े सम्मान से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कहते हैं। उन्होंने भारत के 90 करोड़ लोगों को फ्री राशन देने का काम किया। उसमें जाति नहीं बांटी गई, जी। धर्म नहीं बांटा गया। उन्हें भी राशन मिल रहा है जो उन्हें वोट नहीं करते, उनकी विचारधारा से सहमत नहीं है। किसान सम्मान निधि मिल रहा है तो उन्हें भी मिल रहा है जो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करते, बिल्कुल। और उन्हें भी शौचालय और आवास दिए जा रहे हैं, जो वोट देते भी हैं, जो नहीं देते उनको भी। तो उनकी नजर बड़े उद्देश्य पे रही, हमें देश के लिए काम करना है, वोटर के लिए नहीं काम करना। लेकिन जिन लोगों ने वोटर के लिए केवल काम किया वो कभी न्याय नहीं दे सकते। जो देश के लिए काम करेगा वही देश को आगे बढ़ा सकता है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, आपके राजनीतिक गलियारों में फिर से चलते हैं। 2012 में तो ठीक था, लेकिन 17 और 22 में आपका चुनाव जीतना बेहद ही दिलचस्प था, क्योंकि उसे कांग्रेस का गढ़ भी कहा जाता है, और 17 में बीजेपी की लहर थी। उस दौरान आपने ऊंचाहार सीट निकाली, और फिर 22 में भी। कैसे सर? देखिए, हम तो दो भगवान मानते हैं, एक परमपिता परमेश्वर को मानते हैं और दूसरा भगवान हमारी क्षेत्र की जनता है। और मैंने कहा कि मैं एक बहुत सामान्य व्यक्ति हूँ, मैं हाथ जोड़ करके वोट मांगता हूँ। मेरे ऊपर कभी यह आरोप नहीं है कि हमने किसी अन्य तरीके से हमने वोट मांगा हो। और जब मैं 12 का चुनाव लड़ा था, मैं समझता हूँ कि तीनों चुनाव से ज्यादा चुनौतीपूर्ण रहा। बिल्कुल। बसपा के प्रदेश अध्यक्ष, 9 विभागों के पोर्टफोलियो थे, और उस सरकार में मैं चुनाव लड़ा था, उनके खिलाफ लड़ा था। हमारे बहुत समर्थकों को तमाम झूठे मुकदमे लिखा दिए गए थे, 300 के लगभग मुकदमे लिखा दिए गए थे, जो हमारी मीटिंग कराते थे, हमारा प्रचार करते थे। और उस चुनाव में भी ऊंचाहार की इस ईश्वर रूपी जनता ने, गरीब जनता ने हमारी मदद किया, हमें जिताया। अब हमारा ये दुर्भाग्य सौभाग्य है, या मैं समझता हूँ सौभाग्य, कि हमको एक नई चुनौती मिलती है और जनता और ईश्वर हमें निकालता है उससे। 17 उससे बड़ी चुनौती थी और 22 भी उससे बहुत बड़ी चुनौती रही हमारे सामने। लेकिन इतिहास ही रहा कि चुनौती जितनी बड़ी रही है, उस हर एक चुनाव में हमारा वोट परसेंटेज बढ़ा है जी। मैं 28% वोट पाया, फिर मैं 31% वोट पाया, उसके पहले 27% पाया, और इस बार हम लगभग 48% वोट पा करके हम चुनाव जीते हैं। तो इसका मतलब चुनौतियां अलग हैं, और जनता का स्नेह और आशीर्वाद उतना ही बढ़कर के मिला। वो इस चीज को स्थापित करता है कि मनोज पांडे अपनी गरीब जनता के साथ न्याय के लिए खड़े हैं। लोकतंत्र में यही उसका पैमाना है जी। भविष्य में मनोज जी अपने को राजनीति में कहाँ देखते हैं? हम राजनीति में देखते हैं कि हमको ईश्वर इस लायक रखे कि हम गरीब, कमजोर, संकट झेल रहे अभावहीन लोगों के हम काम आ सकें। न्याय के साथ ईश्वर परमपिता परमेश्वर हमको ताकत दे कि मैं न्याय के साथ खड़ा रहूं। अब रैपिड फायर हमारे कुछ क्वेश्चंस होंगे जिनके आपके शॉर्ट में जवाब होंगे। तो सबसे लोकप्रिय नेता सर? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। मोदी जी, ओके। सबसे भ्रष्ट नेता? इतने हैं भ्रष्ट कि उसमें मैं कभी छांट नहीं पाया उनकी सीखना ज्यादा। फिर भी सर एक नाम या दो नाम ले सकते हैं? एक नहीं, इक्वलेट बहुत है। सबसे ईमानदार नेता? नरेंद्र मोदी जी। आप खुद को क्यों नहीं मानते? आप भी तो हैं। आप भी तो हैं सर। दूसरे नंबर पे किसको बोलेंगे सर? लोग कहते हैं हाथी के पांव में सबका पांव होता है, हमारे नेता बहुत ईमानदार हैं। राजनीति का चाणक्य? अमित शाह। पप्पू यादव ने भी एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर आज अमित शाह बीजेपी में है तभी डेवलपमेंट है। आप मानते हैं सर? मैं मानता हूं कि ये पार्टी एक सामूहिक निर्णय और सामूहिक काम करने वाली पार्टी है, और आदरणीय अमित शाह जी भी उसके पार्ट हैं। लेकिन उनके जो कार्य हैं उनको हम विपक्ष में भी रह करके देखते रहे, इसलिए मैं कह रहा हूँ। जात धर्म पर सबसे ज्यादा राजनीति करने वाला नेता? लालू यादव। क्यों सर? ऐसा कोई बयान बताइए सर उनका। नहीं, हमने अपने रैपिड फायर आप कर रही हैं, एक ही बार नहीं, एक ही सवाल, इसका भी एक ही जवाब देना है सर। एक बयान सर। नहीं, उनके बहुत बयान है, उनके कार्य ही अपने आप में, जो उनकी योजनाएं रही बिहार सरकार में, वही अपने आप में उसका स्पष्ट प्रमाण है। ओके सर। सीएम योगी का ऐसा कौन सा बयान है जो उन्हें नहीं देना चाहिए था? हमें लगता है ऐसा कोई बयान नहीं। राजनीति के तौर पर पीएम मोदी के दो पॉजिटिव और निगेटिव पॉइंट? मेरी जानकारी में निगेटिव कुछ नहीं, पॉजिटिव उनका जो विजन है, नेशनल लेवल पे जो उनका विजन है, ईश्वर उनको
और ताकत दे, दीर्घायु करे। उनका जो विजन है वो निश्चित रूप से भारत के 140 करोड़ लोगों को एक साथ लेकर के चलने का है। उन्हीं की विजन पर आज देश लगातार आगे बढ़ रहा है। आपके दिल के सबसे करीब कौन है? हमारी पत्नी। वाह सर। तो जब मैम और आपके बीच कभी नाराजगी तो होती होगी ना सर, कैसे मनाते हैं? नहीं, बहुत झगड़े होते हैं। बहुत झगड़े होते हैं, कैसे मनाते हैं सर? माफी मांगते हैं, जो गलतियां हुई होती हैं। अच्छा, ऑप्शन दो सर। शॉपिंग कराते हैं या फिर कभी अपने हाथ से चाय बना के पिलाया मैडम को? नहीं, ये तो सौभाग्य हमें नहीं मिला। ओके। लेकिन जो एक परिवार में होता है, इसलिए कि इसमें कोई छोटा और बड़ा नहीं होता। जी ये जीवन के दो पहिए हैं जी। और मैं समझता हूँ किसी एक सफल व्यक्ति के पीछे उसकी पत्नी ही होती है। तो मेरा भी मानना है कि मेरे यहाँ तक पहुंचने में मेरी पत्नी का ही योगदान है। सबसे ज्यादा डर किससे लगता है, किस शख्स से? नहीं, मैं डरता तो किसी से नहीं हूँ, ईश्वर के अलावा मैं किसी से नहीं डरता। अच्छा, लोग ऐसा कहते हैं, बड़े बड़े लोग कहते हैं, अधिकारी हो चाहे नेता हो, कि सबसे ज्यादा अगर डर लगता है तो पत्नी से। आपको नहीं लगता? नहीं, पत्नी से डर तो हमें नहीं लगता, इसलिए कि कभी क्लास नहीं लगाई आपकी? नहीं, हमें वो कोऑपरेट करती है। कहीं छोटी मोटी नाराजगी होती है तो उसे दूर करते हैं। अच्छा, कभी आप नाराज होते हैं तो मैडम क्या करती हैं? नहीं, वो भी हमें समझाती हैं। अच्छा, समझती हैं। अब समझाने के तरीके अलग अलग होते हैं। ओके सर, वो बताना चाहेंगे क्या? नहीं, पर्सनल है। ओके, लास्ट टाइम आप कौन सी मूवी देखे हैं और अपनी वाइफ के साथ कौन सी मूवी देखी थी? याद नहीं है, लगभग 20 साल पहले देखा था। 20 साल पहले जम्मू में देखा था हमने। जम्मू में। इतने बिजी टाइम में कैसे आप टाइम निकालते हैं फैमिली के लिए? निकालते भी या नहीं? नहीं, बहुत कम समय मिल पाता है परिवार के लिए, ये सच है। नॉर्मली हम लोग 12-1 बजे रात में ही पहुंच पाते हैं घर पे। ओके सर। तो बच्चे सो रहे होते हैं, लेकिन हफ्ते में एक दिन जरूर रखते हैं, पूरी फैमिली के साथ घंटे 2 घंटे बैठते हैं, बच्चों की परफॉर्मेंस लेते हैं। और हमें खुशी है कि हमारे बच्चे हैं वो अच्छा पढ़ रहे हैं और अपने अपने क्षेत्र में उनका अच्छा नाम है। सर, एक आखिरी और सवाल कि जब एक व्यक्ति, एक पति कह ले, उसकी माँ खड़ी होती है, दूसरी तरफ पत्नी, माँ अपनी बात मनवाना चाहती है, पत्नी अपनी, तो उस कंडीशन में अगर आप हो तो किसकी बात पहले मानेंगे? इस धरती पर कभी कोई माँ का स्थान नहीं ले सकता। जी बिल्कुल। और पत्नी के जो कार्य हैं और पत्नी के जो अधिकार हैं उन्हें भी कोई छूना नहीं चाहिए। तो दोनों एक अलग अलग शब्द हैं और दोनों परंपराओं से और विचारधाराओं से और रीतियों नीतियों से बंधे हैं। माँ का स्थान सबसे ऊपर है, लेकिन कुछ स्थान है जहाँ पत्नी का है। तो हमने कहा कि रिश्ते सब अलग अलग तरीके से निभाने होते हैं। इसी को कहते हैं मैनेजमेंट। मैनेजमेंट, ओके। कि आदमी को अपने पूरे फैमिली को लेकर के चलना है, मित्र दोस्त ले चलना। हम लोगों का तो बड़ा परिवार होता है, जनता भी हमारा परिवार। कोई सर गाना गुनगुनाते हैं अगर है चाहे तो आप सुना? कोई नहीं, हनुमान चालीसा सुना सकते हैं। ओके, तो सर अभी हमारी न्यूज़ 7 मीडिया की टीम है, कुछ सवाल आपसे करना चाहती है सर। हमारे साथ हमारी सहयोगी हैं जो हमारे वीडियो को खूबसूरत बनाती हैं, एडिटर हैं हमारे। तो आप क्या सवाल पूछना चाहती हैं सर से? हेलो सर। जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि पहले आप समाजवादी पार्टी में थे, फिर आप बीजेपी में आए, तो कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टियां जो हैं वो धर्म को लेके चलती हैं, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो समाजवादी पार्टी हो। तो इस पर आपकी क्या राय है? धर्म तो नहीं हम कह सकते, दोनों की आइडियोलॉजी अलग अलग है। और ये सच है कि हमने जो निर्णय लिया है वो निर्णय भगवान प्रभु राम के लिए लिया है। और जब किसी दल में आस्था पर चोट होने लगे तो आस्था हमारे राजनीति और पदों से ऊपर माना जाता है, इसलिए हमने निर्णय लिया और मैं भाजपा में भगवान प्रभु राम के कारण हूँ। इसके बाद हमारे साथ हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, वो कुछ माननीय विधायक जी से सवाल पूछना चाहते हैं। सर, क्या आप पूछना चाहते हैं? नमस्ते सर। मेरा ये क्वेश्चन है कि आपने योगी जी का शासन देख ही रहे हैं, मुलायम जी के साथ आप बहुत समय से जुड़े हुए हैं और अखिलेश जी का भी आपने शासन देखा है। तो इन तीनों में से आपके हिसाब से किसकी शासन सबसे बढ़िया है? और देखिए, सबने अपने अपने समय पे अच्छे काम किए हैं। हम लोग किसी को ये नहीं कह सकते कि आदरणीय नेताजी ने कोई कार्य नहीं किए हैं। नेताजी जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति थे, किसानों के लिए उन्होंने भी बहुत निर्णय लिए हैं। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें तो उत्तर प्रदेश को सभी समुदाय और वर्ग को आगे लेकर के चलने का काम, उन्हें बढ़ाने का काम आदरणीय मोदी जी ने किया।
आदरणीय मोदी जी देश के लिए और उत्तर प्रदेश में योगी जी ने किया। एक और क्वेश्चन है कि आप नेताजी को किस तरीके से देखते हैं? नेताजी को निश्चित रूप से हमारे वो बहुत सीनियर और हमारे लिए बहुत सम्मान के प्रतीक थे और जब तक हमारा जीवन है वो रहेंगे। के बाद हमारी सहयोगी हैं, एंकर हैं, वो भी सवाल पूछना चाहती हैं। बताइए अपना सवाल। हेलो सर। चलिए। सर मेरा क्वेश्चन है बेरोजगारी को लेकर के। आज के टाइम पे आप देख रहे हैं जो है वो सबसे ज्यादा बेरोजगारी से जूझ रहा है। जो एग्जाम्स होते हैं, सरकार चाहे कोई भी हो, वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो या फिर सपा, सिर्फ सरकार है यहाँ पर, कोई इंडिविजुअली सरकार नहीं है। तो जब वो आती है तब वो कहती है कि हम युवाओं को ये वैकेंसी देंगे, इतनी वैकेंसीज देंगे, और अपनी बातों में ये भी बोलती है कि हमने 20 लाख वैकेंसी दी, बच्चों को मिली है 10 लाख, लेकिन स्कैम का लेवल जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। जो बच्चे 25 साल, 28 साल, 30 साल के हैं और जब वैकेंसी कैंसिल हो जाती है, लेटेस्ट में आरओ की वैकेंसी ले लेते हैं जो कि पिछली जनवरी को हुई थी और अगली जनवरी आने जा रही है, ना तो उसकी कोई डेट आई है, वो एग्जाम कब होगा कुछ कंफर्म नहीं। बच्चे इलाहाबाद में बाहर धरना प्रदर्शन दे रहे हैं जिसमें लाठी चार्ज भी चल रहा है। उससे पहले एसआई की वैकेंसी भी बहुत बड़े लेवल पे हुई थी, इसमें यूट्यूबर एक बड़े टीचर है एग्जामपुर के, उन्होंने धरना प्रदर्शन किया। ये चीजें इतनी ज्यादा वर्स्ट लेवल पे चल रही। इवन नीट एग्जाम जो था वो 720 नंबर का होता है, उसमें 718, 719 नंबर तक बच्चों के आए। ये पॉसिबल ही नहीं है माइनस मार्किंग में किसी बच्चे के 1 नंबर कम होकर के वो एग्जाम क्रैक कर रहा है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्यों इतनी ज्यादा वैकेंसीज हो ही नहीं रही है? 2-2 साल हो जाते हैं, 3 साल हो जाते हैं, बच्चे भूल जाते हैं कि मेरा एग्जाम भी कोई लगा हुआ है और ओवर एज हो जाते हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से जो आपका विषय है वो बहुत गंभीर है जी। और मैं उन पॉलिटिकल लोगों में नहीं हूँ कि किसी सही बात को मैं दरकिनार कर दूं। आज जो हमारा यूथ है उसकी नीड है रोजगार। एक माता पिता अपने बच्चे को इसी सपने को लेकर के पढ़ाता है कि हमारा सहारा बनेगा, लेकिन मैं कह सकता हूं इसको बड़ी स्पष्टता से कि इस पर अभी सरकारों को बहुत काम करना है। भारत कृषि प्रधान देश है और मैंने इसको कृषि मंत्री रहते हुए भी कहा कि भारत के रोजगार का सबसे बड़ा साधन एग्रीकल्चर रहा है। हम जब तक और आगे अभी काम नहीं कर पाएंगे, उस पर हमारी सरकार काम कर रही है, आदरणीय योगी जी कर रहे हैं कि एक बड़ा जो रोजगार का साधन हमारा एग्रीकल्चर है, जब तक उसको हम घरेलू कृषि से पूर्णतः व्यावसायिक कृषि पर नहीं ला पाएंगे तो तब तक हमें कहीं ना कहीं बेरोजगारी हमारे सामने समस्या है। फिर आपने कहा कि एग्जाम्स में कहीं ना कहीं अनियमितताएं हुई, कुछ कैंसिल्स हुए। निश्चित रूप से एक रैकेट जो लंबे समय से काम करते रहे, जो आदी रहे, और हम कह सकते हैं उसमें कहीं ना कहीं सरकारों की मिलीभगत रही होगी। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि ऐसे जितने केसेस आए, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसमें बहुत कड़े निर्णय लिए, एक्शन भी लिया, उनको जेल भेजा, पूरी एसटीएफ इस पे लगी रही, एसआईटी का गठन उन्होंने किया और सरकार की मंशा इसमें एकदम स्पष्ट और साफ है, खासकर योगी जी की, कि बच्चों की जो परीक्षाएं हों स्पष्ट हो, निष्पक्ष हो। आगे आपको इसमें बेहतर नतीजे मिलेंगे, मैं यही कह सकता हूँ। हमारे साथ हमारे एडिटर हैं, वो भी सवाल पूछना चाहते हैं। हेलो सर, नमस्ते सर। नमस्ते सर, ये जो एग्जाम का जो रिजल्ट होता है उसमें जो डिले होता है, अभी रिसेंटली एक एग्जाम हुआ था ग्राम विकास अधिकारी का, तो वो लगभग 6 साल पहले उसका एग्जाम हुआ था, अभी रिसेंटली रिजल्ट आया है। तो जो ये डिले होता है इसके पीछे आप किसको जिम्मेदार ठहराते हैं? मतलब ये लोग जो स्टूडेंट होते हैं वो इतनी मेहनत से पढ़ाई करते हैं और इतना डिले, मतलब कि 6 साल कम नहीं होता है सर? नहीं, आपने देखा होगा कि इस पर अभी कैबिनेट में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुछ परिवर्तन किया और हर परीक्षा में उन्होंने कहा कि टाइम बाउंड इसके रिजल्ट्स आने चाहिए। हमने कहा कि कालांतर में जो बिगड़ी हुई व्यवस्था थी उसको ठीक लगातार उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं और मंशा उनकी एकदम स्पष्ट है। मैं कह सकता हूं पूरे गर्व के साथ कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के ऊपर आज तक कोई ऐसा आरोप नहीं लगा। उनकी भावना एकदम स्पष्ट है कि निष्पक्ष परीक्षाएं हों और जो उसमें योग्य बच्चे हैं उन्हें नौकरी में रखा जाए। पीछे कितने आरोप रहे मैं उसे नहीं कह सकता हूँ। कांस्टेबल भर्ती की हुई है, सचिवालय भर्ती हुई है, सहकारिता भर्ती हुई है, लेकिन जिन लोगों ने भी कहीं गड़बड़ करने का प्रयास किया उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। मेरा भी ये मानना है कि रिजल्ट्स जल्दी आए और हम लोग भी इसके लिए जहां कह सकते हैं उसको कहेंगे और सरकार इस पर काम कर रही है। हमारा अगला सवाल हमारी सहयोगी पूछना चाहती हैं।
हेलो सर। सबसे पहले मेरा क्वेश्चन ये है कि महिला सुरक्षा को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ बड़े बड़े दावे करते हैं। हाल ही का कल का कांड ले लीजिए, कल या परसों का कांड ले लीजिए, कानपुर में जो एसपी हैं वो एक रक्षक है, लेकिन अगर वही भक्षक बन जाएंगे, आईटी की छात्रा ने जिस तरीके से रेप कांड का लगाया है, तो ये किस तरीके से आप इसको देखें? क्योंकि ये रेप कांड, अयोध्या कांड ले लीजिए, बहुत सारे रेप कांड यूपी में है, उस पर कुछ भी महिला मुझे नहीं लगता कि सेफ है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? आपने अयोध्या का जिक्र किया जी तो आपने देखा होगा कि हमें लगता है कि आजादी के बाद ये पहली सरकार थी जिसने 24 घंटे के अंदर एक्यूज को जेल भेजा और उसमें डीएनए की जांच भी कराई गई, जो भी उसमें फोरेंसिक जांचें होनी थी वो जांच भी कराई गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने लगातार पूरे अयोध्या की घटना का जिक्र, घटना पर उन्होंने मॉनिटरिंग किया और उस पर कार्रवाई किया, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल नहीं उठ सकता। आज हम कह सकते हैं उत्तर प्रदेश में अपराधी अपराध करने के लिए 100 बार सोचता है कि योगी जी की सरकार में हम अपराध कैसे करें। एनसीआरबी के आंकड़े बता रहे हैं अपराध में आशातीत कमी आई है। तो मैं समझता हूं कि महिलाओं की सुरक्षा प्राथमिकता है और सरकार पूरी प्राथमिकता से, पूरी संवेदनशीलता से इस पर काम कर रही है। आपको रिजल्ट्स भी दिखाई दे रहे हैं, कहीं ऐसी घटनाएं होंगी तो उसका जवाब भी होगा। उसके बाद हमारे सहयोगी हैं वो भी सवाल करेंगे सर। नमस्कार सर। नमस्ते सर, मैं पूछना चाहूंगा, आपने अपने राजनीतिक जीवन में बहुत सारे निर्णय लिए होंगे, महत्वपूर्ण निर्णय, किसी एक ऐसे निर्णय का उल्लेख करें जो बहुत महत्वपूर्ण था आपके जीवन में। देखिए, हमने किसानों के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। जैसे एग्रीकल्चर्स में हमारे 3 तरीके किसान हैं। एक हमारे बड़े किसान होते हैं, एक लघु सीमांत किसान होते हैं। इनको कैसे हम आगे प्रमोट करें, इनको बढ़ाएं कैसे? तो मैंने कैबिनेट से निर्णय किया था कि जो इन्हें कृषि यंत्र है, हमने कहा जब एक आधुनिक एग्रीकल्चर की हम कल्पना करते हैं, जो आज फिलीपींस कर रहा है, जो आज नीदरलैंड कर रहा है और उस तरफ जाना चाहते हैं, तो आजादी के बाद सबसे ज्यादा उपकरण छूट पर देने का निर्णय हमने लिया। लोगों के खाते में पैसा भिजवाया। पहली बार आजादी के बाद आम किसान को भी हमने सीधे उसे बीज फ्री दिलाने का भी काम हमने अपनी सरकार में किया था। और यही नहीं, रिमोट सेंसिंग एक डिपार्टमेंट था, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट था, उसमें हमने पूरे देश की स्टेट की जितनी हमारी खेत हैं, सड़क हैं, इनको हमने सैटेलाइट से व्यवस्थित करने का काम किया था कि कोई किसी पे आक्रमण न कर सके। इस तरह कई बड़े निर्णय हमने उसमें लिए हैं। हमारे सहयोगी एक और हैं जो आपसे सवाल करना चाहते हैं, सर बताइए। नमस्ते सर, हम ये पूछना चाहते हैं कि एक राजनेता, एक बेटा, एक पिता और एक पति, आप किस में अपने आप को बेहतर मानते हैं या और बेहतर करने का सोच रहे हैं? यही, चूंकि कई रूप होते हैं व्यक्ति का, बेटा भी है, माँ है, किसी के पति भी है और किसी के पिता भी है। लेकिन हम समझते हैं कि सामाजिक जीवन में हमको इस पे बैलेंस बनाना है, इसलिए जो हम पर विश्वास करते हैं वो भी हमारे पिता हैं, माँ हैं, बहन है और बेटे भी हैं। तो उन सबको भी हमको संतुष्ट रखना है, उन सबके बीच में संतुलन बनाना है, जिसके लिए जो समय जरूरी है वो उतना सब पर देते हैं। बिल्कुल सर। हमारे साथ एक और सहयोगी हैं, वो भी आपसे सवाल करना चाहते हैं, बताइए। सर, मेरा नाम अभिनव है। मेरा सवाल सर आपके जिले से था, रायबरेली से। आप कुछ क्या ऐसी कोई बात हमें उस जिले के बारे में, ऐसी कोई खास चीज उसके बारे में बता सकते हो जो शायद अभी तक हमें नहीं मालूम है लेकिन सबको पता होना चाहिए? हाँ, बहुत अच्छी बात आपने कही। रायबरेली कई चीजों के लिए जाना जाता है। देश का सबसे पॉलिटिकल जिला रहा, जिसमें कई प्रधानमंत्री रायबरेली जनपद ने दिए। रायबरेली सदैव राजनीति में शीर्ष स्थानों पर रहा और हम लोग हिस्ट्री में जिसकी बात करते हैं, जलियांवाले बाग की घटना, जिसको बहुत बड़ा नरसंहार ब्रिटिश हुकूमत के समय मानते हैं, लेकिन ठीक उसी तरह या उसके इक्विवेलेंट रायबरेली में किसान आंदोलन हुआ था और किसान आंदोलन मुंशीगंज में हुआ था रायबरेली के। उसमें भी लोग ये कहते हैं और इतिहास के पन्नों में लिखा है कि उसमें जब अंग्रेजों ने गोलियां चलवाई थी तो सई नदी का पूरा पानी वो लाल हो गया था और बहुत बड़ी संख्या में उसमें किसान हताहत हुए थे। इसके लिए भी रायबरेली जाना जाता है। रायबरेली हिंदी को खड़ी भाषा से परिवर्तित करके लाने वाले आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से जाना जाता है। सूफी संत मलिक मोहम्मद जायसी के नाम से भी जाना जाता है और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाले राणा बेनी माधव और माहे पासी के नाम से भी रायबरेली का इतिहास जाना जाता है। तो रायबरेली कई तरीके से इतिहासों के पन्नों में रहा है हरदम
लेकिन छुपा रहा और है मैं कह सकता हूँ कि जिस गीत हम लोग बात करते हैं श्रीमद् भागवत की, तो उसके पहले अध्याय में आप पढ़ेंगे, पहले पृष्ठ में, तो उसमें आपको गोकर्ण ऋषि जी का नाम आएगा पहले ही पन्ने में। तो गोकर्ण ऋषि जी की तपस्वी स्थली हमारी विधानसभा रही है, ऊंचाहार गोकर्णा घाट है, गोकर्ण ऋषि जी के नाम से। आपसे आखिरी सवाल करेंगे हमारी सहयोगी। हेलो सर, वेलकम सर। मेरा सवाल ये है कि जैसे कि सरकार वन नेशन वन इलेक्शन बिल ला रही है, तो क्या उसका ईवीएम से भरोसा उठ गया है क्या? नहीं, वन नेशन वन इलेक्शन का ईवीएम से दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं किया जा सकता, नहीं जोड़ करके तो सर इसको लाने का क्या मोटिव है? शायद आपको जानकारी नहीं है, इस भारत में वन नेशन वन इलेक्शन ये कांग्रेस की ही सरकार में हुआ था और कांग्रेस ने ही इसे किया था, फिर कांग्रेस ने इसे हटाया। देखिए आज हम देख सकते हैं कि हमारे यहाँ बहुत चुनाव का देश है। हमारे यहाँ पंचायत का चुनाव होता है, पंचायत चुनाव में प्रधान का होता है, क्षेत्र पंचायत सदस्य होते हैं, हम लोगों के यहाँ सरपंच का चुनाव होता है, हम लोगों के यहाँ जिला पंचायत सदस्य का चुनाव होता है, अध्यक्ष का चुनाव होता है, टाउन एरिया अध्यक्ष का होता है, नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव होता है, महापौर का चुनाव होता है, विधानसभा और लोकसभा का चुनाव होता है। इतने चुनाव में अगर हम देखें तो 5 साल कोई न कोई चुनाव रहता है और सारा हमारा सरकारी जो अमला है वो इन्हीं चुनाव में रहता है। उस पे कितनी बड़ी धनराशि, उसको आप सोच नहीं सकती, कल्पना नहीं कर सकती, कितनी बड़ी धनराशि इन चुनावों में खर्च होती है। तो वन नेशन वन इलेक्शन मैं समझता हूं कि देश के आर्थिक ढांचे को मजबूत करने वाला भी होगा और एक साथ एक निर्णय हो जाएगा तो सरकारें 5 साल तक इन चुनावों से बचेंगी। अधिकारियों को जो काम करना चाहिए वह काम वो करेंगे 5 साल तक। थैंक यू सर। बने रहें न्यूज़स्टार 7 मीडिया के साथ, हमें फॉलो करें यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मिलते हैं अगले वीडियो में।